इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे तीन प्रोसेस के बारे में, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये टॉपिक मैं अलग से इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है हीट इंजन, और हीट इंजन में भी कार्नोट इंजन, डीजल और ऑटो इंजन, ये सब जो पढ़ना है, तो जब आप उस इंजन का जब आप पीवी डायग्राम या यूं कहिए जो इंजन जो परफॉर्म करते हैं जब, तो उनके पूरे थ्योरी में इन टर्म्स का ये जो टर्म है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, इनका काफी जिक्र होता है। तो वहां पे कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं ये तीनों प्रोसेस को अलग से ही पढ़ा दे रहा हूं। छोटा सा टॉपिक है, कुछ लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि सारे टॉपिक आपको क्रम से पढ़ाया जाए, इसलिए जल्दी से इसको 5 मिनट में देख लेते हैं जल्दी से। देखिए क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, यहाँ पे एक वर्ड में इसका मतलब समझिए, जो कि बहुत ही स्लो हो, इतना स्लोली हो कि मतलब वो प्रोसेस इनफाइनाइटेसिमली स्लो होना चाहिए। और जब कोई प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो होता है तो वो ऑलमोस्ट अपने इक्विलिब्रियम स्टेट में ही रहता है। जैसे कोई मान लीजिए सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में है। अब अच्छा, ये परिभाषा देखिए, शायद यहीं से आपको समझ में आ जाए, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत न पड़े। व्हेन ए प्रोसेस इज प्रोसेसिंग इन सच ए वे that system will be remained infinitesimally closed with equilibrium state। अब इसका मतलब ये हुआ कि कोई सिस्टम में मान लीजिए कोई प्रोसेस, चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रोसेस हो सकता है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, फ्री एक्सपेंशन एंड साइक्लिक प्रोसेस, चाहे जिस प्रकार का प्रोसेस हो, वो प्रोसेस इस प्रकार से हो रहा है, इतने धीमे धीमे हो रहा है कि वो प्रोसेस अपने इक्विलिब्रियम स्टेट के ही पास हमेशा नजर आता है। At each time, such process will be termed as quasi-static process या quasi-equilibrium process। नहीं समझ में आया तो एक और इसका definition है। In other word, we can say that if system is going under thermodynamic process through succession of thermodynamic state and each state is equilibrium state, then the process will termed as quasi-static process। मतलब कोई प्रोसेस इतना स्लोली हो रहा है कि वो ऑलमोस्ट अपने इक्विलिब्रियम में ही हमेशा नजर आता है, तो वैसे प्रोसेस को हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस करेंगे। ये सिंपल वर्ड में, जब कोई प्रक्रम अत्यंत धीमी गति से हो, जिसमें निकाय परिवेश के साथ पूरे समय तापीय व यांत्रिक साम्य में रहे, तो ऐसे प्रक्रम को क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। इस प्रक्रम में परिवेश के दाब एवं ताप तथा निकाय के दाब एवं ताप में अनंत सूक्ष्म अंतर होता है। देखिए कोई भी सिस्टम जो होता है, निकाय होता है, उसके चारों ओर का जो सराउंडिंग होता है, उसका परिवेश जो होता है, उसके साथ वो इक्विलिब्रियम स्टेट में बनाए रहता है। अब जो भी इस सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी परस्पर क्रिया हो, जो भी इंटरेक्शन हो, वो इंटरेक्शन इस प्रकार से हो, इतने धीमी गति से हो कि इस सिस्टम का इक्विलिब्रियम स्टेट बहुत ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है। देखिए नाम से तो आप लोग इसको जान ही गए होंगे, ये आप लोग के लिए कोई बहुत जटिल टॉपिक नहीं है, बस एक दो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को मैं चाहता हूं कि आप उस पर फोकस करिएगा, इसीलिए मैं ये टॉपिक अलग से पढ़ा रहा हूं। ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज one which can reversed in such a way that all changes taking place in direct process are exactly repeated in inverse order in opposite sense। देखिए रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है। कोई भी मान लीजिए कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता है। सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पे ये एक बीकर में पानी है, आपने इसको हीट दिया, उष्मा दिया, तो ये हीट लेके ये जो पानी है वो किस में चेंज हो जाता है, यहाँ पे ये पानी है मतलब वाटर है, अब ये चेंज हो जाता है, मान लीजिए हीट लेके ये वाष्प, ठीक है, वाष्प यानी वेपर में बदल जाता है। तो आपने इसको कुछ हीट दिया होगा, मान लीजिए आपने +Q हीट दिया, तो +Q हीट लेके ये सिस्टम, ये जो वाटर है ये वाष्प में बदल गया, तो ये एक डायरेक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोसेस, एक ये डायरेक्शन में एक प्रोसेस हुआ। अब अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ हीट इस वेपर से निकाल लूं, एक्सट्रैक्ट कर लूं, -Q हीट वापस ले लूं, तो वापस ये वाष्प किस में आ जाएगा, वाटर में बदल जाएगा। तो ये एक प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ।
और यही बोला जा रहा है कि ये प्रोसेस, जैसे ये अगर डायरेक्ट प्रोसेस हुआ, मतलब पानी से वाष्प में बदलना डायरेक्ट प्रोसेस है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, वाष्प से वापस पानी में बदलना। तो अगर कोई सिस्टम डायरेक्ट प्रोसेस में इस प्रकार से हो कि जब वो रिवर्स में भी हो तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट वे में हो। एग्जैक्ट वे मतलब समझ रहे हैं, जितना हीट आपने इसको दिया उतना हीट आपको वापस मिल जाए, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम बोल सकते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि ये रिवर्स हो गया। क्लियर हुआ। और अभी मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इस यूनिवर्स में कोई भी प्रोसेस आइडियली एकदम एग्जैक्ट रिवर्सिबल नहीं होता। क्यों, वो अभी मैं समझा रहा हूं। कुछ आइडियल कंडीशंस में कुछ प्रोसेस को रिवर्सिबल माना जा सकता है, क्लोज्ड टू रिवर्सिबल मान सकते हैं, पर एग्जैक्ट रिवर्सिबल नहीं होता है। In this process, no change takes place in those bodies which taking part in this type of process। मतलब रिवर्सिबल हम तभी बोलेंगे कि उस सिस्टम में डायरेक्ट और जब वो रिवर्स प्रोसेस होता है तो पूरे प्रक्रिया के दौरान सिस्टम में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, ठीक है, जो भी उसमें पार्ट ले रहा है। अब इसमें नोट में एक पॉइंट है, एन इंजन इन विच, अच्छा ये एक अलग से पॉइंट है क्योंकि अगला टॉपिक इसी से रिलेटेड है। एन इंजन इन विच वर्किंग सब्सटेंस परफॉर्म्स रिवर्सिबल प्रोसेस या रिवर्सिबल साइकिल इज कॉल्ड रिवर्सिबल इंजन। इस टर्म को याद रखिएगा। अब आपको एक नोट में यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल व्हेन परफॉर्म्ड स्लोली। इसको बहुत ही आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा और इसको नोट डाउन करिएगा कि जितने भी आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल हो सकते हैं अगर उनको बहुत ही स्लोली परफॉर्म किया जाए। अब बोलेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये स्टेटमेंट आप याद रखिए, क्योंकि जब कार्नोट ने, जब जो साइंटिस्ट कार्नोट हैं, जब वो एक ऐसा इंजन डिजाइन करना चाहते थे जिसकी इफिशियंसी सबसे ज़्यादा हो, मोस्ट इफिशियंट इंजन हो, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को उन्होंने कनेक्ट किया था। और कार्नोट साइकिल या कार्नोट इंजन में उन्होंने आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को ही सेलेक्ट किया था, क्योंकि आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस को जब बिल्कुल स्लो वे में परफॉर्म किया जाता है तो वो रिवर्सिबल होता है। और कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होने के दौरान जब आप इस फैक्ट को आप इंजन में अप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है आपको वो उस इंजन की इफिशियंसी को बढ़ाता हुआ मिलेगा। ठीक है, वो जब मैं इंजन पे आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। और वैसे भी मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कंडीशन। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस जो मैंने अलग से पढ़ाया है उसमें मैंने बताया था कि आइसोथर्मल प्रोसेस की क्या विशेषता होती है। देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो डेल्टा टी हो जाता है 0। और जब आप थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी 0 होगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। यानी आप कोई अगर मान लीजिए प्रोसेस आइसोथर्मल है तो उस प्रोसेस में आप जितना हीट देंगे वो पूरा का पूरा हीट वर्क डन में कन्वर्ट हो जाता है। हीट का नुकसान नहीं होता, पूरा का पूरा हीट कार्य में बदल जाता है, इंटरनल एनर्जी नहीं बढ़ाता है। तो इसीलिए कार्नोट ने आइसोथर्मल प्रोसेस को सेलेक्ट किया था, क्योंकि आइसोथर्मल एक तो अगर इसको स्लोली परफॉर्म किया जाए तो रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल होने के कारण इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्लस आइसोथर्मल प्रोसेस में जो भी आप हीट देंगे इंजन को वो पूरा का पूरा वो हीट इंजन वर्क में कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है ना आपको। तो ये फैक्ट्स जो हैं, इन फैक्ट की गहराई में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा ना कि क्यों कार्नोट इंजन में जो कार्नोट थे उन्होंने 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस लेके पूरा का पूरा एक रिवर्सिबल साइकिल तैयार किया था, ताकि इंजन की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज किया जा सके। ठीक, ये बात अलग है कि कार्नोट इंजन आज भी प्रैक्टिकल में नहीं बनाया गया है, वो केवल ऑन पेपर थ्योरी में ही है। ठीक है, आइडियल कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी वो अपने आप में एक बेंचमार्क है सभी इंजन के लिए। जितनी भी कंपनियां आज इंजन बनाती हैं उन सभी, जैसे कि आप किसी भी सरकारी आज दफ्तर में जाइए, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, तो आपको महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आपको तस्वीर मिलेगी। तो ये तस्वीर केवल लगने से ये नहीं हो जाता कि गवर्नमेंट के ऑफिसर जो हैं वो इन्हीं की तरह हो गए। ये हमारे आइडियल बेंचमार्क है। हमारा ये मानना होता है कि हमें इनकी ओर अप्रोच करना है, इनकी जो इंटीग्रिटी थी, जो भी इनके जो आइडियल जो आदर्श हैं, हमें उनके तरफ अप्रोच करना है। तो उसी प्रकार हर इंजन कंपनियों के लिए जो कार्नोट इंजन होता है वो एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। जो भी ऑटो इंजन या डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन बनाया जाता है, हम लोग उसको
कार्नोट इंजन की ओर पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि उतना अच्छा इंजन बनाया जा सके, ठीक है ना। तो इसीलिए उस फैक्ट को याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिए, कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। ये देखिए, ये मैं आपको एग्जांपल शुरू में दिया था कि यहाँ पे ये पानी है, मैं इस पानी को हीट देता हूँ, कुछ ये पानी वर्क करता है, वाष्प में बदल जाता है, फिर एग्जैक्ट उतना अमाउंट ऑफ हीट वापस ले लिया जाए और ये वर्क सिस्टम पे किया जाए, तो अगेन ये पूरा का पूरा प्रक्रिया रिवर्स हो जाएगा, यानी उसी स्टेट में पहुंच जाएगा। और हाँ, इस प्रक्रिया के दौरान जितना हीट आपने डायरेक्ट प्रोसेस में दिया था उतना हीट आपको वापस रिवर्स प्रोसेस में मिल जाए, ठीक। वर्क के लिए भी यही कंडीशन अप्लाई होगा। और जो पानी है और जो वाष्प है उसमें कोई परिवर्तन ना आए, यानी 1 kg शुरू में पानी है तो बाद में और 1 kg वाष्प बना तो वापस आपको 1 kg पानी मिले भी, तो रिवर्सिबल प्रोसेस बोला जाएगा, ठीक है ना। हालांकि एग्जैक्ट ऐसा नहीं हो पाता है, जब आप इसको परफॉर्म करेंगे तो पता चलेगा ये पूरा का पूरा बैलेंस एग्जैक्ट मेंटेन नहीं हो पाता है, ठीक है। कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब देखिए रिवर्सिबिलिटी की क्या कंडीशन है, जैसे ही मैं आपको ये पढ़ाऊंगा आप समझ जाएंगे कि क्यों आइडियली जो है रिवर्सिबल प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। देखिए डिसिपेटिव फोर्स का मतलब होता है अवक्षय बल, अवमंदक बल कह सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन यानी घर्षण, विस्कोसिटी श्यानता, इन इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, etc मस्ट एक्सेट्रा मस्ट कंप्लीटली एब्सेंट। यानी किसी प्रोसेस में घर्षण, फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, इनइलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, अगर ये सब ना हो तब जाके वो प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकता है। जब एक बात बताइए, जब पानी वाष्प में बदलेगा या पूरा का पूरा ये प्रोसेस होगा तो क्या आपको लगता है आप पूरी तरह से विस्कोसिटी या फ्रिक्शन को पूरी तरह से आप जीरो कर पाएंगे? नहीं। नेचर में आप किसी भी फ्रिक्शन या विस्कोसिटी किसी भी लिक्विड में या किसी भी गैस में पूरी तरह से जीरो कर पाना बड़ी मुश्किल काम है, इसीलिए परफेक्ट रिवर्सिबल प्रोसेस प्राप्त करना भी बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। दूसरा, द प्रोसेस मस्ट बी क्वासी स्टैटिक। अगर प्रोसेस क्वासी स्टैटिक नहीं होगा, इनफाइनाइटली स्लो नहीं होगा, तब भी आप रिवर्सिबिलिटी का कंडीशन नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये दोनों कंडीशन अगर कहीं फुलफिल होती हैं तभी हम कह सकते हैं कि हाँ वो प्रोसेस परफेक्ट रिवर्सिबल होगा। ये बात अलग है कि इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कराना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक्चुअल में किसी भी इंजन में जब इंजन बनता है तो उसमें फ्रिक्शन, विस्कोसिटी सबको कम करने के लिए ही तो डिजाइनिंग की जाती है। उसमें इंजन ऑयल मोबिल भरा जाता है, क्यों? ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके, ठीक। उसकी विस्कोसिटी कम रखी जाती है, ये तमाम प्रकार की ये सब चीजें की जाती है, इंजीनियरिंग की जाती है ताकि इंजन को अच्छा बनाया जा सके, उसकी इफिशियंसी अच्छी बनाई जा सके, ठीक। इन सब चीजों को हम लोग आगे हीट इंजन वाले पार्ट में भी डिस्कस करेंगे, ठीक। दीज टू कंडीशंस आर नेवर बी रियलाइज्ड इन प्रैक्टिस, सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज ओनली एन आइडियल कॉन्सेप्ट। अब इसका मतलब आप खुद समझ गए कि प्रैक्टिकल में इन दोनों कंडीशन को कभी आप प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए रिवर्सिबल प्रोसेस केवल एक आइडियल कॉन्सेप्ट है। लास्ट में हम लोग जल्दी से इरिवर्सिबल प्रोसेस देख लेते हैं। तो रिवर्सिबल का जस्ट उल्टा, इट इज द प्रोसेस दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। यानी कोई डायरेक्ट प्रोसेस हुआ और वापस आप उसको रिवर्स करते हैं तो आप सेम स्टेट में नहीं पहुंचेंगे, उसी को हम बोलेंगे वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ज्यादातर प्रोसेस यही होते हैं। ऑल नेचुरल प्रोसेस लाइक कंडेंसेशन, रेडिएशन, रेडियो एक्टिव डीके एक्सेट्रा आर इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे मान लीजिए यूरेनियम है, अब ये यूरेनियम जो है मान लीजिए कुछ सालों में डीके कर गया, एक डायरेक्ट प्रोसेस हुआ, मतलब ये जो है डीके कर गया, तो वापस जो डीके किया है, जो एनर्जी में अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स में, इन सब चीजों में वापस आप इन सबको लेके वापस वही यूरेनियम नहीं बना सकते, ठीक है। वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ऑल प्रैक्टिकल प्रोसेस लाइक फ्री एक्सपेंशन, जूल थॉमसन एक्सपेंशन, ये सब भी इरिवर्सिबल होते हैं। ये जूल थॉमसन एक्सपेंशन पे विशेष ध्यान दीजिए, अभी मैं इसको आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो समझ में आएगा। जूल थॉमसन एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री एक्सपेंशन आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। ये सारे वीडियो जो पिछले अगर आपके छूटे हैं तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां प्लेलिस्ट में आपको सेमेस्टर और यूनिट वाइज करके नोट्स मिल जाएंगे। जैसे ये वीडियो आपको मिलेगा बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 नोट्स करके वहां प्लेलिस्ट है, वहां पे ये सारे वीडियो आपको क्रम से मिल जाएंगे, उसी क्रम में देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक था थर्मल फिजिक्स का, ठीक है। सिलेबस वगैरह आप लोग जानते ही हैं।
उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी। ठीक है, अब इसमें इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।